Hello students, in section B, in the part of grammar, there are 4 topics and I have completed your first topic, direct and indirect. Then comes your part of translation. After giving you the idea of all the tenses, different patterns of the sentences, I taught you how to translate the story from Hindi to English. Now I have to return on the very first part again, as there is a second chapter, synthesis. So here we go now for synthesis. Here is your second topic of grammar, synthesis. Here question arises, what is the meaning of synthesis? Now let me tell you, combine 2 or more than 2 sentences means synthesis. अर्थात 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों को जोड़ना ही synthesis कहलाता है. So in this topic आपको sentences दिए जाएंगे और आपको उन sentences को जोड़कर एक बनाना है. अब इसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी टेल यू दोज कंडीशंस. क्वेश्चन आएगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. तो डायरेक्शन क्या दिया जाएगा? सेंटेंस के बाद लिखा होगा इनटू सिंपल सेंटेंसेस और इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस और इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. तो ये 3 कंडीशंस दी जाएंगी. इनमें से आपको इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. So I hope all of you know about these 3 types of sentences, simple, compound and complex. Simple sentence वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. ये मैंने आपको आइडियाज दिया हुआ है बेसिक ग्रामर में. मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में भी आपको बताया हुआ है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है. एंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है. ये सब चीजें आपको बेसिक ग्रामर में मैं आपको बता चुका हूं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट सिंपल सेंटेंसेस. हम सिंपल सेंटेंसेस से सिंथेसिस करना सीखेंगे. आफ्टर दैट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सो लेट्स गो. सिंथेसिस इन सिंपल सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस में भी सिंथेसिस करने के लिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम इस टॉपिक को सीखते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट बताया था नाउन. डू यू रिमेंबर? तो हम नाउन्स पर बेस्ड सिंथेसिस सबसे पहले करते हैं. स्टूडेंट, नाउन यू नो इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी नॉन लिविंग थिंग, इवन द नेम ऑफ इमोशंस ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और इन दोनों सेंटेंसेस में कहीं कोई नाम दिया हुआ है. जैसे इसमें जॉन मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट. तो जॉन मिल्टन यहां पे नाउन है. तो दूसरा सेंटेंस क्या है? ही रॉट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कविता का नाम है, लिखा. तो जॉन मिल्टन जो एक नाउन है, जो नाम है, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे. किसी का भी नाम आ सकता है, किसी शहर का नाम भी आ सकता है, किसी वस्तु का नाम भी आ सकता है. तो हम उस नाम को पहले लिख देंगे जिसके बारे में बात की जा रही है. और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जॉन मिल्टन के बारे में 2 बातें बताई गई हैं. एक तो ये कि फेमस इंग्लिश पोएट थे, यानी प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे, और दूसरी क्या कि उन्होंने ये कविता लिखी. तो अब इन दोनों फ्रेजेस में से हमें वो फ्रेज पहले लिखनी है जिससे इनका परिचय पता चलता हो या जिसमें ज्यादा वेट हो या जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो. तीनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है. सो फेमस इंग्लिश पोएट होना, ये इनका एक तरह से परिचय बता रहा है ये फ्रेज. तो इस फ्रेज को हम कोमा के साथ लगाएंगे, बिना इजमार वॉज वर्क के. तो जॉन मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट. फेमस इंग्लिश पोएट लिखने के बाद अब जो दूसरा क्लॉज है वो हम एज इट इज लिखेंगे. यानी इसमें हम वर्ब से शुरू करेंगे. अगर यहां पे इजमार वाजवर होता तो वहीं से शुरू करते, और इजमार वाजवर नहीं है, मेन वर्ब है, तो यहां से शुरू करेंगे. तो रॉट कोमा के बाद लिखा जाएगा ये रॉट, और आगे जो उनकी
कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इस तरह से हमने जॉन मिल्टन के लिए ये फ्रेज इन अपोजिशन यूज किया है। ये फ्रेज इन अपोजिशन कहलाता है। तो इसमें क्या है कि नाउन पर आधारित हमने ये सिंथेसिस की है। इसी तरह से यहां पे किसी और व्यक्ति का नाम, किसी और राइटर का नाम आ सकता था, जैसे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वाज ए ग्रेट फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ही रॉट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो भी ये सेंटेंस इसी तरह से बनना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ए ग्रेट लीडर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कोमा लगा के द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वाज ए ग्रेट लीडर। तो इस तरह से ये सिंथेसिस हमने की है नाम पर बेस्ड। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें भी एक शहर का नाम दिया गया है दिल्ली। तो हम पहले दिल्ली को लिखेंगे, इसके बाद इसमें देखेंगे दोनों फ्रेजेस या क्लॉजेस में से कौन है जो दिल्ली का परिचय बता रहा है। इज ए बिग सिटी, तो ये परिचय देंगे कि बिग सिटी तो और सिटीज तो और भी इंडिया में है। हाँ, ये चीज इसका परिचय है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया ये इसका परिचय बता रहा है, या ये समझ लीजिए इस फ्रेज में ज्यादा इंपॉर्टेंस है या ज्यादा वेट है इसके मुकाबले। तो हम उसको पहले लिखेंगे, यानी कि हमारा मार्क्स नहीं लगाएंगे, सीधा हम फ्रेज लिखेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम कोमा लगा करके ये वाली क्लॉज लगा देंगे, इज ए बिग सिटी। तो इस तरह से हमने दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक कर दिया है। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सेंटेंस वी हैव सीन द ताज, हम ताज देख चुके हैं। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की 7 आश्चर्य स्थानों में से एक है, या 7 आश्चर्यों में से एक है। तो वी हैव सीन द ताज, इसमें जो नाउन है जिसके बारे में हमें फ्रेज इन अपोजिशन लिखना है वो है द ताज। इसका मतलब ये कि हम पहले सेंटेंस को एज इट इज उतार लेंगे, वी हैव सीन द ताज। और ताज की फिर फ्रेज इन अपोजिशन कोमा के साथ बताएंगे क्या है ये, वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो इसमें हम 1 से लेकर के लास्ट तक एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमने नाउन पर बेस्ड सिंथेसिस की है। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें आपको नाउन का या फ्रेज इन पोजीशन का यूज करना है। वहां पर सिर्फ ये होगा कि सिंपल सेंटेंसेस से आपको सिंथेसिस करनी है। तो ये आपको खुद सोचना है कि इसमें क्या किसी नाउन के विषय में 2 बातें बताई गई हैं या नहीं, और अगर बताई गई हैं तो जो परिचय से संबंधित जो बात है उसको आप पहले लिखेंगे और दूसरी जो बात है उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से ये इसमें हमने नाउन पर टेस्ट किया। अब हम चलते हैं इसी में आगे। नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन पर सिंथेसिस नहीं होगी। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो दीज आर द 3 सेंटेंसेस। इसमें आप देखेंगे, आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट एडजेक्टिव्स। आपको मैंने बेसिक ग्रामर में सब अच्छे से बताया हुआ है। ऐसे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इन सेंटेंस में देखिए, आई सॉ ए बेगर यस्टरडे, कल मैंने एक भिखारी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में देखिए बेगर एक नाउन है और सेकंड में इस नाउन की विशेषता वाला शब्द है ब्लाइंड, यानी भिखारी कैसा था, ब्लाइंड था। तो बहुत सिंपल है इसको सिंथेसिस करना। हम पहली सेंटेंस को एज इट इज लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस में से विशेषता वाले शब्द को वो जिसकी विशेषता है उससे पहले लिख देंगे। तो आई सॉ ए ब्लाइंड बेगर yesterday. Now in the second sentence, he has to support his family. उसे अपने परिवार को सहारा देना है। His family is large. उसकी फैमिली कैसी है, लार्ज। तो फैमिली की क्या विशेषता है, लार्ज, बड़ी। तो ये लार्ज जो शब्द है वो फैमिली से पहले आ जाएगा। He has to support
his large family. Now in the third sentence, a man came to me, एक आदमी मेरे पास आया, he was old. वो कैसा था? बूढ़ा था. तो ये मैन की विशेषता क्या है? old. तो ये old जो शब्द है वो मैन से पहले लग जाएगा. तो इसमें आपने देखा नाउन जरूरी नहीं कि लास्ट में हो या कहीं बीच में हो. नाउन जो है वो शुरू में भी हो सकता है, लेकिन विशेषता वाला शब्द जहां पर भी होगा वो उस नाउन से पहले ही लगाया जाएगा. तो ए, और चूंकि ओल्ड में जो साउंड है वो वोवेल्स की है तो हम ए का एन कर देंगे क्योंकि ओल्ड इसके साथ में लगाना है. तो एन ओल्ड मैन केम टू मी. तो इस तरह से आपने दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक कर दिया. In the same way, there are so many examples as I have a watch. मेरे पास एक घड़ी है. It is made of gold. ये सोने की बनी हुई है. अब इस सेंटेंस में जो गोल्ड शब्द है वो नाउन है. हम पहले उसको एडजेक्टिव बनाएंगे. I have a golden watch. तो गोल्ड का पहले एडजेक्टिव गोल्डन बनाया और फिर वॉच से पहले हमने लगा दिया. In the same way, I met a man. मैं एक आदमी से मिला. He was lame. वह लंगड़ा था. तो I met a lame man. तो जो भी एडजेक्टिव वाला शब्द है वो जिस नाउन की विशेषता है उस नाउन से पहले आपको लिखना है. तो इस तरह से आपने आज सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस पर आधारित जो सेंटेंसेस बनाए उनमें नाउन और एडजेक्टिव दोनों पर आपने सीखा. कल मैं आपको आगे के और पार्ट्स उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें सिंथेसिस करना सिखाऊंगा. तो आज के लिए इतना ही काफी है. यू हैव टू डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स. आई विल सेंड द पिक्स ऑफ द एक्सरसाइज. ऑल द बेस्ट. सी यू.